तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन के तीनों लॉस कवर किए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो ही उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। सेकेंड लॉ में क्या बोला गया कि जो भी लगने वाला किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और उसी से हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था जिस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं F इक्वल टू ma। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आया हुआ एक रिजल्ट है। दिस इज नॉट द न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। ओके। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई दिए हैं क्या होते हैं। दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। ओके। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड। जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट देखा जाए, द सेकंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ एज F इक्वल टू 0 A इक्वल टू 0। सही बात है यार कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्सेलरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट का वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? 0। अब अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो गया तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का सिर्फ दो केसेस में 0 हो सकता है। या तो पार्टिकल चल ही ना रहा हो, यानी उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो? 0। और अगर पार्टिकल चल रहा हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। तो इन दोनों केसेस में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है। और फोर्स 0 होने का मतलब क्या हो गया? बैलेंस्ड फोर्स। फोर्स 0 होने का मतलब क्या हो गया? बैलेंस्ड फोर्स, है ना भाई। कोई जैसे मान लो ये ब्लॉक है, अब बताओ आप मुझे कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। और अब आप मुझे बताना इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? अभी भी 0। तो क्या इस पार्टिकल का स्टेट चेंज होगा? नहीं। मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टेट चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, क्लियर होगी बात। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि द सेकंड लॉ ऑफ द मोमेंटम सॉरी मोशन इज अ वेक्टर लॉ। ऑब्वियस सी बात है यार, वेक्टर फॉर्म तो होता है। कैसे? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर। और कहता क्या है फॉर्मूला? डीपी ओवर डीटी, यही तो कहता है। तो मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर होता है। तो इसको आप एक्स में भी लगा सकते हो, यानी अलग अलग एक्सिस अलग अलग डायरेक्शंस में। वेक्टर है तो डायरेक्शन का तो रोल होगा। तो आप इसको एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, आप इसको वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, है ना। आप इसको जो है जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यार ये वेक्टर है। क्लियर हो पा रही बात? तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। ये देखो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, कहीं भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। क्लियर है? ठीक है। This means that if a force is not parallel to the velocity of the body but makes some angle with it, it change only the component of the velocity along the direction of force। मतलब कहने का क्या है सर? मतलब कहने का इसका ये है, मैं आपको कहीं समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम मास का, और इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पे मान के चलो कि यहाँ की तरफ कोई फोर्स लगाया गया, यहाँ पे थीटा एंगल पे। तो इस पार्टिकल के जो फोर्स है इस पे दो कंपोनेंट हो रहे हैं। एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आ रहा है एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आ रहा है दैट इज कॉल्ड एफ साइन थीटा। ओके। तो यहाँ अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी जो भी चेंज हो रहा होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि एफ कॉस थीटा की वजह से ही उस पार्टिकल में वर्क होगा। बात आ रही मेरी समझ? वर्क को भी तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू एस, करते हैं कि नहीं? यही तो होता है वर्क का फॉर्मूला, याद करो। यस सर। हाँ, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है। कुछ तीसरा पॉइंट है हमारे सामने के द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन गिवन अबव इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट मास। मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है वो सिंगल पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। कहने का मतलब है कि अगर सर हमारे पास मान के चलो कि सिंगल नहीं है तो क्या करेंगे? सिंगल पॉइंट मास नहीं है तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। एफ फोर्स लगाया, m1 m2 ये दो मास पार्टिकल है मान के चलो। अब यहाँ पे आपको न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। अब आप क्या करोगे? ये हमें पता है ना कि दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे आगे।
करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, पीछे वाले पे धक्का लगेगा तो आगे वाला साथ में चिपक के जाएगा उसके, ये एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। आप मुझे ये बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि पुराना याद है कि सब खत्म हो गया, M1 पे कितने नॉर्मल लगेंगे, M1 पे कितने नॉर्मल लगेंगे, या तो आप मुझे चलो M1 का एफबीडी बताओ, ये M1 है, इसका एफबीडी बताओ। आइसोलेट कर दिया, पहला स्टेप तो मैंने कर दिया, दूसरा तीसरा बताओ, बोलो जल्दी से, हाँ बोलो। अरे दूसरा स्टेप, सर एक बार दोबारा बोल दो, साउंड चली गई थी बीच में आपकी। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये पूछ दिया कि इसका एफबीडी बनाना है आपको, M1 का एफबीडी, एफबीडी यू हैव mg टू। नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर। नीचे क्या लगेगा, mg, भूल गई, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल। नॉर्मल। किसने लगाया या किस पे लगा, 1 पे लगा, किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया। क्या हो गया इसका एफबीडी अभी कंप्लीट, क्या इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया, नहीं। yes, अभी यहाँ से ये कांटेक्ट में है, M2 के साथ भी कांटेक्ट में है, मैंने आपसे बोला था कि जितने कांटेक्ट सरफेस उतने नॉर्मल फोर्स, तो M2 के साथ भी कांटेक्ट में है M1, तो M2 भी M1 पे एक नॉर्मल लगाएगा, जो लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल किस पे लगा, 1 पे, किसने लगाया, 2 ने लगाया। अब बनाइए एफबीडी। अगर मैंने आपसे यहाँ पे M2 का एफबीडी पूछ दिया तो M2 का नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, M2G, और जमीन ग्राउंड 2 पे लगाएगा। हाँ, और एक ये इनका इनका लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये 2 पे लगा, 1 ने लगाया। अब आप मुझे इस पूरे अब आप मुझे इस पूरे डायग्राम में एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढ के बताओ, कौन से हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, जल्दी बताइए कौन से हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। बोलो। ये देखो N12 देखा, ये N12 किस पे लगा, 1 पे, किसने लगाया, 2 ने। तो ये N21 उसने बदला ले लिया अपना, ये N21 किस पे लगा, 2 पे, किसने लगाया, 1 ने। यानी M1 और M2 दोनों पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है ना आपस में, वो एक्शन रिएक्शन पेयर का सटीक एग्जांपल है। अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं कि नहीं, देखो M1 पे लगा, एक M2 पे लगा। यस सर। और तो और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे तो लग रहे हैं, डायरेक्शन भी देख लो अपोजिट है दोनों का, यही तो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, बस हो गया, ये होगा एक्शन रिएक्शन पेयर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था थर्ड पॉइंट में, कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन अबव इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट मास। यहाँ पे ये दोनों के दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ मूव करेंगे, तो अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो हम इसको पूरा का पूरा एक ही सिस्टम मान लेंगे, कितना, M1 प्लस M2। यार मैं अपने बाइक जिसका मास 300 किलोग्राम है मेरी बाइक का, और मेरा मास मान के चलो 70 किलोग्राम है, मेरा एक फ्रेंड है उसका मास 65 किलोग्राम है, ये मैं बाइक को चला रहा हूं, मेरा दोस्त साथ में बैठा हुआ है, बताओ टोटल कितना मास आगे जा रहा है, सिर्फ बाइक आगे जा रही क्या, मैं भी तो बैठा हूं उस पे, मेरा भी तो मास काउंट होगा, मेरा फ्रेंड भी तो बैठा है उस पे, उसका भी तो मास काउंट होगा। बाइक अकेली थोड़ी जा रही है, मतलब चली जा रही, टेस्ला थोड़ी है, बिना ड्राइवर चल रही है, ऑटो पायलट है, चला रहा हूं मैं भी तो साथ में जा रहा हूं ना, मेरा फ्रेंड भी साथ में जा रहा है जो पीछे बैठा है, तो टोटल कितना मास आगे जा रहा है देख लो आप, पूरा ऐड कर दो आप, टोटल मास पता चल जाएगा आपको कितना। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, टोटल कितना मास आगे जा रहा है, M1 प्लस M2 जा रहा है कि नहीं, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F। तो यहाँ अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, F अपॉन M, वही F इक्वल टू ma से, तो A इक्वल टू F अपॉन M, M कितना है, M1 प्लस M2, ये आएगा आपका। कोई दिक्कत है, नो सर। क्लियर हो गई ना, ओके। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है कि द फोर्स F इन द लॉ स्टैंड फॉर द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स on the particle and stand for the acceleration of the particle. Any internal force in the system are not to be included in F। मतलब यार कहने का ये है, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि फ्री बॉडी डायग्राम में ऑब्जेक्ट पे लगने वाला इंटरनल फोर्स हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस लेने हैं। यहाँ ये पार्टिकल जो है M1, ये कई सारे छोटे छोटे मास पार्टिकल से मिलके बना है, तो वो एक दूसरे पे जो भी फोर्स लगा रहे हैं भैया उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वही यहाँ थर्ड पॉइंट में पूरा मेंशन है, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, ऐसा मैं मान लेता हूँ।
ठीक है, Yes, चलो sir. गुड। फोर्थ पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन। व्हाट दिस मीन्स इज दैट द फोर्स F at a point in space at a certain instant of time is related to A at the same point at the same instant. This is acceleration here and now is determined by the force here and now not by any history of the motion of the particle. सिंपल सी बात है, इतना जो समझाया अच्छे समझ में आ गया होगा, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है, आराम से पढ़ना, चारों के चारों पॉइंट बेसिक हैं, बिल्कुल आसान है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली समझाने पूरी तरह से। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, Yes, sir. वेरी नाइस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो दो तरह के केस आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। इसमें आपको दो तरह के केसेस पढ़ने को मिलेंगे। पहला केस क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। पहली केस है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, जीरो है। ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, जीरो है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ओके, और दूसरा केस आपको यहाँ पे क्या पढ़ने को मिलेगा, कहाँ गया दूसरा केस आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कर रहे हैं, उनमें एक्सेलरेशन हो रहा है, वो मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो केसेस आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। चलो समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, मोशन नहीं कर रहा, नेट फोर्स जीरो है उस पे। जब नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा टाइप का फोर्स हुआ, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, ये बताओ। Balance. यस, और जब बैलेंस्ड फोर्स है तो क्या ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा? No, sir. वेरी नाइस, गुड। स्टेप 1, मेक अ स्केच ऑफ द प्रॉब्लम। भाई स्केच का मतलब वही एफबीडी। पहला स्टेप क्या कहता है, एफबीडी बना लो। पहला स्टेप कहता है एफबीडी बना। दूसरा क्या कहता है, आइसोलेट अ सिंगल, वही सब एफबीडी बनाना है कहने का मतलब। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि चूज अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कहने का मतलब वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो और सारे जो भी फोर्सेस हैं उनको क्या कर लो, डिसॉल्व कर लो, कंपोनेंट कर लो। मतलब कंपोनेंट तो सिखा दिया मैंने वेक्टर में, कंपोनेंट तो कर ही लेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। Yes, sir. स्टेप 4 क्या कहता है, अप्लाई द इक्वेशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। क्योंकि पार्टिकल तो चल नहीं रहा। जब पार्टिकल चल नहीं रहा तो अभी तो मैंने बोला कि x और y और z हर एक डायरेक्शन में उसका फोर्स, उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो वही है, नेट फोर्स जीरो है। समझ गए? तो स्टेप Yes, 5 sir. है कि हाँ, स्टेप 5 कह रहा है कि स्टेप 4 विल गिव यू द टू इक्वेशन। ऑब्वियस सी बात है, एक यहाँ से मिलेगी एक यहाँ से मिलेगी, इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो हमें चाहिए रिजल्ट मिल जाएगा। स्टेप 6 क्या कह रहा है कि स्टेप 5 प्रोड्यूस टू इक्वेशन विद मोर, और वही सब रिपीट करते रहो। ठीक है, आसान है, परेशान मत हो, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से आएगा समझ। समझो क्या बोला गया है। अब ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम, ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है, 10 किलोग्राम। मैंने गलती कर दी है कि मैंने इसमें सॉल्यूशन दे दिया आपको, ये नहीं देना चाहिए था। नेक्स्ट स्लाइड मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको हटा दूंगा, सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। ठीक है, A block of mass 10 किलोग्राम is suspended with string as shown in the figure। ये डायग्राम को आप देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, जिस ब्लॉक का मास कितना है, 10। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें हमें स्ट्रिंग में टेंशन निकालना। अरे मैंने स्लाइड ऐड करी थी, कहाँ गई यार, ओहो कहाँ चली गई है। चलो यहाँ पे बताता हूँ, सुनो। ये सीलिंग है, छत है, ये स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इसका मास कितना है, 10 किलोग्राम है। आपको इस स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स निकालना है। आपको इस स्ट्रिंग पे क्या निकालना है, टेंशन फोर्स। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये ब्लॉक मोशन कर रहा है, इज दिस ब्लॉक इज मूविंग, इज दिस ब्लॉक इज मूविंग, No, sir. मूविंग नहीं कर रहा, सॉरी मूव नहीं कर रहा, दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो। इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो यार हम इस ब्लॉक का एफबीडी क्यों ना बना लें। बीडी बनाने का मतलब तो आपको पता है, सबसे पहले आइसोलेट कर लो, पहला स्टेप Sir. फॉलो हो गया, आइसोलेट कर लिया उसको, स्ट्रिंग स्ट्रिंग सब हटा दी, आइसोलेट हो गया ब्लॉक। अब क्या बनाओगे, अब क्या बनाओगे, नीचे MG. mg, वेरी नाइस, मास 10 g, 10g, 10g। ऊपर normal force. नहीं, नॉर्मल नहीं, जमीन के कांटेक्ट में नहीं है, रस्सी है, टेंशन लगेगा। Tension. यस, टेंशन लगेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये ब्लॉक मोशन कर रहा था, नहीं कर रहा था। ब्लॉक इज No, नॉट sir. मूविंग, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा था।
तो जब यार ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा था और इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं, ये जैसे टेंजी है, ये टेंशन है, ये तो वाई डायरेक्शन में है। देखो आप, ये वाई है ना, परपेंडिकुलर वाई, वर्टिकल वाई वाई वाई। यस सर। तो इसका मतलब है कि इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वाई डायरेक्शन में, वो कितना होगा? 0। एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं है सर, कहां से लाओगे? यस सर। तो यहाँ पे एफ वाई कितना हो जाएगा? 0। अब आप समझो, समेशन का मतलब पता है आपको? ऐड करना, ठीक है। यस अब सर। अगर ऊपर वाली एक्सिस को आप पॉजिटिव वाई लेते हो तो नीचे वाले को फिर माइनस का वाई ले लो यार। नेगेटिव वाई। हाँ, और क्या, ये ओरिजिन है, नीचे माइनस होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि टेंशन ऊपर है, देखो टेंशन ऊपर है, तो ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा? पॉजिटिव। यस। और ये टेंजी नीचे है, तो ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा? नेगेटिव। तो माइनस टेंजी इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम? 0। तो टेंशन कितना आ गया? 100 सर, आंसर आ गया। लो, खत्म बात। आसान, यस सर। आसान है, समझ आ गई बात कैसे करते हैं? चलो, यस सर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये इसका सोल्यूशन मैं इरेज कर दूं क्या? ये सोल्यूशन तो वैसे ही है ही उसमें, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। हाँ, उधर तो है ही वैसे सोल्यूशन। चलो, ये जो डायग्राम है ना अपना, तो इस डायग्राम को मैं ये सोच रहा हूँ कि वहां पे नेक्स्ट पेज पे बना लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने वो क्वेश्चन जो है ना आपका, ये वाला कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, इसका मैंने डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बना दिया। अब इसमें हमें करना क्या है वो देख लो आप, कि द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है, मतलब ब्लॉक वगैरह कुछ मोशन नहीं कर रहा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, T1 T2 T3 T4 सब निकालना है। मतलब T1 T2 T3 T4 आपको दिख रहा है, ये देखो T1 है, ये यहाँ पे देखो ये T2 लग रहा है, ये वाला, ये इस वाली स्ट्रिंग में T3 है, इस वाली स्ट्रिंग में ये T4 लग रहा है। ये सारी कैलकुलेशन करना है आपको, T1 T2 T3 T4। अब आप मुझे ये बता दो, 10th तक तो बायो मैथ पढ़ी है ना? 10th तक तो मैथ पढ़ी है, पर 10th में भी बायो थी सर, मैथ यस थी नहीं। सर। 10th तक तो मैथ पढ़ी है। 4 अननोन है, देखो 4 चीजें फाइंड करना है, 4। तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 4। हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 4। 4 इक्वेशन चाहिए हमें, अगर 4 अननोन फाइंड करनी। अब आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, इस ब्लॉक से। तो ब्लॉक का एबीडी बनाओ सबसे पहले। तो आप किसका एबीडी बनाओगे? ब्लॉक का एबीडी। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक। कितने मास है इसका? 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। अब आप मुझे ये बता दो, देखो ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन क्वेश्चन में इस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं पूछा गया। हम मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T0 है, क्योंकि हमें काम पड़ेगा उसका, इसलिए हम लोगों ने मान लिया। हालांकि आंसर हमें निकालना नहीं है T0, लेकिन हमें जरूरत है ना उसकी, है ना। तो नीचे की तरफ इसका क्या लग जाएगा? 10G, ये तो आपको पता है। एमजी। और ऊपर हाँ। की तरफ क्या लग जाएगा? T0। ऊपर क्या लगेगा? T0। नॉर्मल। हाँ, अरे नॉर्मल हाँ क्यों? हाँ। हवा में टंगा है, हवा में, हवा में है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, टेंशन लगा लो, ठीक है। तो इसमें जो T0 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 100 न्यूटन। ये T0 आ गया लो, ठीक। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट ए की, हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट ए की। तो इस पॉइंट ए को मैं यहां अलग से बना रहा हूं, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। सुनना मेरी बात को गौर से, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। अब देखो पॉइंट ए से एक रस्सी इधर जुड़ी है, तो ये रस्सी जोड़ दी एक हम लोगों ने, इस पे टेंशन कितना है? T1 है, ये लिख दिया हम लोगों ने T1, ठीक। एक रस्सी है ऊपर जुड़ी है, इस पे टेंशन कितना है? ये T2 है। तो एक रस्सी हम लोगों ने इधर की तरफ जोड़ दी, ये टेंशन कितना हो गया? T2 हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और हमें दी गई है कि ये जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री का है। हाँ, 30 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। और नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा है? T0। नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा है? T0। अरे लग रहा है ना, ये इस वाली स्ट्रिंग में T0 अभी तो निकाला हम लोगों ने। यस सर। हाँ, अब अपन क्या करेंगे? अब मैंने आपको बोला था कंपोनेंट बना लो, कंपोनेंट कर लो कंपोनेंट, क्योंकि सर एक्स एक्सिस ऐसी होती है और वाई एक्सिस ऐसी होती है। अब लेकिन ये T2 तो कहीं और ही जा रहा है, मतलब अपनी दुनिया में मगन है T2। इसको हम लाए ना एक्स और वाई में, कंपोनेंट कर लो। तो T2 का ये वाला कंपोनेंट जो करेंगे कितना आएगा? ये बता दो आप मुझे, कितना आएगा, जल्दी बताओ। कॉस साइन वाला याद करो, वेक्टर एनालिसिस में कंपोनेंट पढ़े थे, भूल गई हैं? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी है। सर नहीं, आपके बीच में साउंड चली गई थी, फिर से दोबारा।
ओ कंपोनेंट बताओ इसका, मैं पूछ रहा हूँ कंपोनेंट बताओ इसका। T2 cos थीटा। वेरी गुड, गलत हो गया लेकिन थीटा ये एंगल ऊपर बना है देख लो। T2 sin थीटा। हाँ, दो ही ऑप्शन है अपने पास, या तो कॉस या साइन। कॉस गलत हो गया तो साइन बचा सर, साइन होगा सही। तो ये क्या होगा, T2 sin 30, और ये कंपोनेंट क्या होगा, T2 cos 30। हाँ। अब आप मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन बोल रहा था कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्या पॉइंट ए जो है वो मोशन कर रहा, नहीं कर रहा। अब पॉइंट ए अगर मोशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए पे एफ एक्स कितना होगा, 0। पॉइंट ए पर एफ वाई भी कितना होगा, पूरा 0 समेशन। तो एक्स में एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स राइट में लग रहा है, यानी ये वाला फोर्स इसके इक्वल हो गया। क्या इतने समझ आता है? इसका मतलब है कि T1 और आपस में कैसा, T2 sin 30 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं बोलो। यस और सर। ऊपर वाला ये जो फोर्स है T2 cos 30, T2 cos 30 इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पे T0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये T0 कितना है, 100 है, यानी T2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और T0 कितना है हमारे पास, 100। तो यहां से जो T2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 200/√3 न्यूटन। आंसर ये आएगा T2, ठीक है। और अगर अब इस T2 को आप उठा करके यहां पे रख दोगे तो इससे आपको मिल जाएगा T1, इससे आपको मिल जाएगा T1 सर, मिलेगा। तो T1 कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू है 200/√3, और sin 30 होता है 1/2, 2 से ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/√3। 100/√। देखो कितनी सारी चीजें आ गई, T1 आ चुका है, T2 आ चुका है, अब हमें T3 और T4 और निकालना है बस। तो अब जब T3 और T4 निकालना है तो अब हम पॉइंट बी का बना लें, बीडी पॉइंट बी का। तो ये यस रहा सर। हमारा, ये रहा हमारा पॉइंट बी, ये रहा हमारा पॉइंट बी। यहां की तरफ लग रहा है इस पे T4, ये लग रहा है T4, और यहां की तरफ लग रहा है इस पे T3। हाँ, ये लग रहा है T3, समझ गए। और एक चीज और, नीचे भी रस्सी जुड़ी है, ये भी जुड़ा है, तो यहां की तरफ क्या लग रहा है इस पे, T2। देखो दूसरा वाला नहीं दिख रहा, अब देखो, दिखा, दिखा सर, दिखा, ये लग यस रहा है सर। देखो। यानी पॉइंट बी पे 3 स्ट्रिंग है ना, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो ये 3 स्ट्रिंग मैंने बना दी यार। अब इनके एंगल देख लो आप, देखो ये एंगल कितना है, 60, तो ये एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया 60 का, ठीक है। और ये एंगल कितना है, 30 का है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30। यानी ये वाला एंगल जो है इसको मैं पूरा ऐसे लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री का है। बात आ गई समझ। तो T2 का कंपोनेंट करो, T2 का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे T2 cos 30, और T2 का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जिसको हम बोलेंगे T2 sin 30, ठीक है। T4 का कंपोनेंट कर लो, T4 का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हम बोलेंगे T4 sin 60, और T4 का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे T4 T4 cos cos 60। 60। वेरी नाइस, ठीक है। अब क्या होगा, अब होना क्या है, वही होगा, वही जो अभी तक हम लोग करते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, यही करना है बस, हो जाएगा आंसर। कैसे, देखो इसमें आप देखो, सबसे पहले पॉइंट बी पर राइट साइड में एक्स डायरेक्शन का पहले कर लेते हैं निपटारा, फिर उसके बाद वाई डायरेक्शन देखेंगे। तो पहले एक्स वाला देख लो आप, एक्स में यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये T4 sin 60, तो ये हो जाएगा T4 sin 60 इक्वल टू, यहाँ पे ये देखो दो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये T3 और एक ये T2 sin 30, दो लग रहे हैं, तो ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, T3 प्लस का T2 sin 30। अब इससे आप सुनना मेरी बात, T2 आपको पता है, T2 आपको पता है, T2 आप यहाँ रख लोगे, इधर यस रख सर। लोगे कि नहीं। तो यहाँ से T3 और T4 में एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब मैं यस सर। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जगह कम है इसलिए, ठीक है। तो यहां से आपके पास T3 और T4 में इक्वेशन आ जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ T3 और T4 में एक इक्वेशन कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, हे हे, ये देखो, यही तो है इक्वेशन। T3 और T4 में इक्वेशन आएगी, T2 की वैल्यू तो आप रख ही लोगे भैया, रख लोगे।
बोलो। अब y डायरेक्शन की बात कर लो यहाँ पे, तो y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखो कौन सा लग रहा है, ये T4 cos 60, T4 cos 60 लग रहा है। और नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, देखो आप, ये सिर्फ T2 cos 30। T2 cos 30। यस, तो यहां से तो T4 डायरेक्ट ही आ गया यार, cos 60 होता है 1/2। T2 की वैल्यू ये है हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय √3, और इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2। √3 से √3 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, तो T4 की वैल्यू आपके पास आ गई 200 न्यूटन। और T4 जब आ गया तो यहां रख लो, तो इससे अब T3 आ जाएगा, अब तो निकाल ही दे रहे हैं, अब बचा ही क्या है फिर। ये हो गया 200 sin 60 होता है अपना √3/2 इज इक्वल टू T3 की वैल्यू हमें पता करना है, और T2 की वैल्यू है 200/√3, और इंटू sin 30 होता है 1/2। 2 से 2 काट, ये काट लो 100 टाइम्स। अब इसको उठा के आप इधर ले आओगे, अब सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा, मतलब जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? T3 तो निकालना है बस। यस सर। वेरी नाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर एक बार मैच कर लो आप, भरोसा हो जाएगा थोड़ा। T2 की वैल्यू देखो 200/√3 है, ये बिल्कुल सही निकाल दिया हम लोगों ने। T1 कहाँ निकला है, देखो कहीं T1 आया, ये देखो 100/√3, तो ये T1 आ गया अपना 100/√3। इसके बाद ये देखो T4 आ गया 200, तो T4 भी हमारा ये 200 आ गया। T3 छोड़ दिया मैंने, T3 कर लेना, गुणा भाग है, कर लोगे? यस सर। अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसको एक बार प्लीज ट्राई करना, क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, इसको आप लोग ट्राई करना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे, और इसके आगे का जो भी टॉपिक वगैरह रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना, समझ में भी चीजों आई होगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।